Hello, friends. I welcome to all of you. The lecture number 4 जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने मिडिल ईस्ट के जो पॉलिटिक्स वाले सीरीज में। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सऊदी अरेबिया। क्योंकि आपको पता है जिस वे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज में, तो सबसे पहले हमने बात किया था अपने लेक्चर नंबर 2 में ये शिया सुन्नी क्या होता है, कैसे इस्लामिक कम्युनिटी गॉट डिवाइडेड इनटू दीज टू डिफरेंट सेक्ट्स, दैट इज शिया एंड सुन्नी। और उसके बाद हमने बात किया कि दिस शिया सुन्नी का जो डिवीजन था, स्किज्म था इस्लाम में, दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। बिकॉज सऊदी अरेबिया में आपके सुन्नी पॉपुलेशन रहते हैं और ईरान में आपका शिया पॉपुलेशन रहता है। और यही जो डिवीजन था इस्लामिक कम्युनिटी में, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट, इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एक ही धर्म में दो गुट के लोग लड़ रहे हैं, ये आपका स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा जो मॉडर्न डे राइवलरी है, जो आज की राइवलरी है, वो कैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान जो 1979 में आया, उसके बाद से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। और उसी का आउटकम है कि आज सऊदी अरेबिया की और ईरान के रिलेशंस काफी ज्यादा डेटोरिएट किए। यूएस जो कि ट्रेडिशनली ईरान का पार्टनर था, हमने देखा था बगदाद पैक्ट में किस तरीके से यूएस, यूके, ईरान, पाकिस्तान, ये सब एक गुट के लोग थे जिनका काम था सोवियत यूनियन को कंटेन करना। लेकिन जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में आया ईरान में और वहां की करंट गवर्नमेंट पहलवी साहब को भगा दिया गया और रूहुल्लाह खमीनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को बनाते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन का एक सपना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन आना चाहिए, और उस इस्लामिक सिविलाइजेशन में ईरान, which represents the majority of Shia population, should be at the ruling stage. और कैसे 1979 के बाद यूएस ईरान को छोड़कर पाइवॉट करता है सऊदी की तरफ, और वहीं से शुरुआत होता है यूएस ईरान के टेंशंस के बीच में और यूएस सऊदी की बॉनहोमी के बीच। लेकिन ये सब चल रहा था, लेकिन आज अगेन एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है कंप्लीटली जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट में। बिकॉज आज का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है और जो 20th सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें काफी डिफरेंसेस हैं। आज के वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, दैट इज ऑफ एन एस्पायरिंग हेजेमन विच वांट्स टू डोमिनेट द वर्ल्ड एंड ऑल्टर द स्टेटस को। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। और किस तरीके से चाइना का थ्रेट दिन पर दिन बढ़ रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस अपने सारे एनर्जी को एक नए जियो स्ट्रैटेजिक स्पेस इंडो पैसिफिक में एलोकेट करने जा रहा है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा क्वाड, ऑकस, ये सब चीजों का डेवलपमेंट हुआ। तो आज यूएस जो मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता था, आज वो वहां से निकल रहा है, और इसी निकलने के डर से वहां के जो रीजनल प्लेयर्स हैं, दे हैव बिकेम एंग्शियस कि अपना क्या होगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट डे एंड नाइट इज चेंजिंग। और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है, दैट इज द चाइना ब्रोकर्ड सऊदी ईरान डील। तो जो चाइना के ब्रोकर्ड किया हुआ सऊदी और ईरान का डील है, उसके आज एक पहलू को हम लोग सॉल्व करेंगे कि सऊदी को क्यों इस डील में आना पड़ा। बिकॉज सऊदी ईरान हैव ऑलवेज फॉट विद ईच अदर। तो आज क्या सर्कमस्टांसेस हो गए कि सऊदी को ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार होना पड़ा। बिकॉज आउट ऑफ कंपल्शन, नो टू एनिमीज कैन कम एंड सिट टुगेदर, बिकॉज देयर इज नो लव इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रादर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ एनार्की where the power prevails.
तो आज हम लोग उस पहलू को देखेंगे कि सऊदी को क्यों इस डील में आना पड़ा और इतने लंबे साल के राइवलरी को एक कम करने की अटेम्प्ट की शुरुआत करनी पड़ी। और इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ईरान को क्यों यह करना पड़ा, ईरान की क्या मजबूरी थी या ईरान की क्या एस्पिरेशंस थे कि उसको चाइना के ब्रोकर द्वारा किया हुआ एक डील सऊदी के साथ आने का। एंड देन फाइनली हम लोग बात करेंगे इस पूरे डील से चाइना के एम्बिशंस को क्या झलकाता है, चाइना को क्या हम कह सकते हैं कि चाइना हैज बिकम द ग्लोबल पीस मेकर और इज इट टू अर्ली टू से। तो इस हिसाब से हम लोग आगे आने वाले 1-2-3 लेक्चर में इसको कवर करेंगे, इस पूरे सऊदी ईरान डील को हर एक एस्पेक्ट से कि सऊदी ने इस डील को क्यों ज्वाइन किया, ईरान ने इस डील को क्यों ज्वाइन किया, इस पूरे डील में यूएस कहां था और इस पूरे डील में चाइना ने जो इस डील को करवाया है, क्या इट साइंस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ग्लोबल पीस मेकर दैट हैज बीन ट्रेडिशनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सारे चीजों को हम लोग आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन अगेन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सऊदी के क्या कंपल्शंस थे या सऊदी के क्या एस्पिरेशंस थे या सऊदी के क्या लॉजिक रहे हैं इस पर्टिकुलर डील में आने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ विथ आवर लेक्चर नंबर 4, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में आपको पता ही होगा, इट्स द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द कैपिटल सिटी इज रियाद। तो अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको प्रीलिम्स के हिसाब से जानने चाहिए कि रेड सी कहां पे है आपका एंड अदर थिंग्स, मेडिटेरेनियन सी कहां है, स्वीज कैनाल कहां है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है। तो ये कुछ, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल स्पेस है दैट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी मच इन न्यूज, इसलिए आपको प्रीलिम्स में भी लोकेशन के ऊपर यहां से क्वेश्चन हर 2 साल 1 साल पे इस पे आते रहता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज आपका कहां पे। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग यूएस और सऊदी के रिलेशनशिप के बारे में। तो हमने कल भी इसको देखा था कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले यूएस और सऊदी का रिलेशन उतना कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया बिकेम द मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1961 and on the other hand Iran was a part of the Baghdad Pact, which was basically a US led kind of a quasi alliance. तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले यूएस सऊदी का रिलेशन उतना खास नहीं था, बट रिलेशनशिप था। और ये रिलेशनशिप कब स्टार्ट होता है? 1933 में, जब यूएस की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को सऊदी में ऑयल रिलेटेड, तेल रिलेटेड राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं by entering into a joint venture by a Saudi company, which ultimately led to a very big company that is known as Saudi Aramco. तो ये कंपनी बेसिकली एक जॉइंट वेंचर के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी बिटवीन द सऊदी कंपनी दैट यूएस कंपनी दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑयल एंड द सऊदी कंपनी, और फाइनली वो जाके क्या बनती है? सऊदी अरामको। So unofficial relations started as back as 1933, but the official relation between the Saudi and US started in the year 1945 when US gave official diplomatic recognition to the Saudi Arabia. Then finally 1961 में Saudi Arabia joined the non-alignment movement. तो हमने बात किया था कि 1979 के पहले relations were very much shaky. They were not very confident of each other. लेकिन जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है ईरान में, और यहां से जो कंप्लीट मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है उसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है, और यहीं से यूएस और सऊदी की रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बढ़ती है, और यहीं से यूएस और ईरान की रिलेशनशिप दिन पर दिन डेटोरिएट करती है। ये देख सकते हैं आपकी 1979 से 81 में यूएस का जो एम्बेसी है ईरान में, उसको हॉस्टेज बना लिया गया था। 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करता है और इसको सपोर्ट करता है ईरान, बिकॉज ईरान चाहता था कि शिया का इंफ्लुएंस बढ़े, इसी को काउंटर करने के लिए, बिकॉज एक तरफ लड़ाई था आपका यूएस और रशिया का। अब जब अफगानिस्तान को रशिया ने इन्वेड किया तो यूएस चाहेगा रशिया को रोकना। अब रशिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। और ईरान का दुश्मन कौन है? सऊदी। तो सऊदी किसको सपोर्ट करेगा? यूएस को। तो यूएस और सऊदी अलायंस में एंटर करते हैं, विच अल्टीमेटली लेड टू द मुजाहिदीन अफगान रेबल्स, जिनका काम था, मुजाहिदीन का काम क्या था? इसी मुजाहिदीन से तालिबान निकल के आया है। तो इस मुजाहिदीन रेबल ग्रुप का काम क्या था? टू कंटेन
द सोवियत इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। और जैसे ही मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान से सोवियत को भगा दिया, ये मुजाहिदीन आपस में ही लड़ लिए हैं, which led to the civil war in अफगानिस्तान। और इसी सिविल वॉर का आउटकम आता है द मॉडर्न डे तालिबान। ये अफगानिस्तान सीरीज में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे ये पर्टिकुलर मुजाहिदीन और तालिबान ये सब पिक्चर में आए थे। बट अगेन 1979 में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएस सऊदी रिलेशन को एक काफी बड़ा पुश मिला। देन फाइनली 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया, तो यूएस ने अपने ट्रूप्स को सऊदी में भेजा टू सपोर्ट द कुवैत एंड टू रेसिस्ट द सद्दाम्स एग्रेशन। 9/11 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के जॉर्ज बुश, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द एक्सिस ऑफ एविल। और उस एक्सिस ऑफ एविल में उन्होंने शामिल किया किस किस को? ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड अफगानिस्तान। एक्सिस ऑफ एविल में ईरान को भी लाया गया था, सॉरी, ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया। यूएस सऊदी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी टू परस्यू द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। और जब 9/11 का हमला हुआ तो यूएस और सऊदी आपस में मिल गए, बिकॉज सऊदी को भी बता दूं आपको, सऊदी को भी टेररिज्म से उतना ही खतरा है जितना यूएस को है। बिकॉज जो सऊदी के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि शरीयत लॉ लाना चाहते हैं, दे आर स्केप्टिकल ऑफ द करंट गवर्नमेंट विच इज रनिंग द सऊदी अरेबिया। जो अभी के वहां पे लीडर है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनको पता है कि अगर वो इस तरीके के रैडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देते हैं तो उनके खुद के पावर पे ऊपर खतरा हो जाएगा। इसलिए 9/11 के बाद यूएस और सऊदी ने मिलकर काउंटर टेररिज्म को ऑपरेशंस को करवाया, और जो भी इतने रैडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको खत्म करने के लिए अटेम्प्ट किया। फाइनली 2015 में यमन में सिविल वॉर छिड़ जाता है, और ये हम लोग एक लेक्चर में स्पेशली पढ़ेंगे कि यमन में हो क्या रहा। बट इस यमन सिविल वॉर में बेसिकली अगेन लड़ाई किसके बीच में है? ईरान और सऊदी के। बिकॉज एक तरफ यमन में हूदी इंसर्जेंट्स है जिनको सपोर्ट करता है ईरान बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द शिया पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ है आपके यमन में कौन लोग? सुन्नी लोग, जिसको सऊदी सपोर्ट कर रहा है, उसको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। तो यमन में यही दो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जहां पे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक लेड बाय सऊदी, एक लेड बाय ईरान, वो आपस में लड़ रहे हैं। और इन सारे की वजह से यमन में एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ चुका है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने किसी एक लेक्चर में यमन के ऊपर। तो ये देख सकते हैं, इसका मतलब यही है कि यूएस और सऊदी का रिलेशन बढ़ रहा है 1979, और यूएस और ईरान का रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो रहा है, और ईरान और सऊदी का रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है। और ये सब चीज अब चेंज करेगा कब? इस पर्टिकुलर डील में। तो इस साल डील हुआ है आपका सऊदी और ईरान का, तो दैट्स व्हाई यू कैन सी इट्स अ इंपॉर्टेंट डील। अब डाउनफॉल की बात करें तो यूएस और सऊदी का रिलेशन जो 1979 के बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो आज में क्या रिलेशनशिप बढ़ रहा है कि रिलेशनशिप घट रहा है? तो अगर आज के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो देयर हैज बीन अ सर्टेन डाउनफॉल इन द रिसेंट टाइम्स बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड सऊदी। आज का रिलेशनशिप उतना सुनहरा नहीं था जो 1979 के बाद देखने को मिला, और ये इसीलिए हुआ बिकॉज आज का जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज का जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें काफी बड़ा चेंजेस हुआ है। बिकॉज हमने बात किया कि यूएस अब चाह रहा है कि अपना सारा एनर्जी इंडो पैसिफिक में लगाए, बिकॉज टू कंटेन चाइना इज अ नाइटमेयर फॉर एनी कंट्री, बिकॉज चाइना इज अ बेहेमोथ इन इकोनॉमी, इन मिलिट्री, एंड एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो दैट्स वाई इन सारे चीजों में और भी कुछ और रीजन है जिसकी वजह से एक तरीके का रिलेशनशिप में हम लोग डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से यूएस सऊदी के रिलेशनशिप में डाउनफॉल हुआ, तो उसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर यूएस सपोर्ट। बिकॉज यूएस हमेशा से मिडिल ईस्ट में रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करता था, एनार्की को नहीं आने देता था, तो लोग यूएस के इस पर्टिकुलर चीज पे ट्रस्ट करते थे। बट आज जिस तरीके से यूएस अफगानिस्तान से निकल गया एकाएक, आज जिस तरीके से यूएस हर जगह से निकल के इंडो पैसिफिक में लगा रहा है, तो सारे कंट्रीज एक तरीके से एंग्शियस है कि क्या यूएस उस लेवल का कमिटमेंट आज के समय में दिखला सकता है कि नहीं, राइट? सो यूएस सडनली लेफ्ट अफगानिस्तान। सिमिलरली सऊदी ऑयल फैसिलिटीज को यमन से अटैक होता है बाय हूदी इंसर्जेंट्स, और ड्रोन के थ्रू अटैक करता है, और ये ड्रोन बेसिकली ट्रेस किया जाता है ईरान से।
तो ये सऊदी के सॉवरेंटी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर काफी बड़ा खतरा था, लेकिन इतने बड़े अटैक के बावजूद यूएस लुक्ड अवे। कहां था यूएस? यूएस पाइवॉट टू इंडो पैसिफिक टू कंटेन चाइना। तो इन सारी चीजों की वजह से देयर हैज बीन अ सीरियस क्वेश्चन मार्क पुट ऑन वेदर द यूएस इज रेडी टू कमिट इट्स एनर्जी इन मिडिल ईस्ट टू एंश्योर द रीजनल स्टेबिलिटी और नॉट। दैट्स व्हाट द सोल क्वेश्चन इज। क्या जो ट्रस्ट है यूएस के ऊपर कि वो हमें बचा लेगा, वो हमें सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं कर पाएगा, ये इनको लगता है। सेकेंड, रशिया यूक्रेन वॉर में आपको पता है जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो ओपेक ने रशिया को एक तरीके से काइंड ऑफ सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ओपेक प्लस में रशिया भी मेंबर है, उसने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। और यूएस और वेस्ट का कहना था कि यार ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओ, बिकॉज अगर आप ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो गैस की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर गैस की कम रिक्वायरमेंट होगी तो गैस सस्ता मिलेगा जो यूरोपियन कंट्रीज है जो गैस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ओपेक ने इनफैक्ट तेल के प्रोडक्शन सप्लाई में कट कर दिया, जिसकी वजह से तेल की दाम बढ़ गई और साथ ही साथ गैस की दाम भी बढ़ गई। तो ये एक अगेन बहुत बड़ा आपको इशू था ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर बिटवीन यूएस एंड सऊदी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप देख सकते हो कि येमेन में इनफैक्ट सऊदी को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएस। लेकिन बहुत सारे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स आए और उसमें कहा गया कि जो सऊदी है वो काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है येमेन में। इसलिए यूएस कांग्रेस के ऊपर काफी दबाव था कि सऊदी पे जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, सऊदी पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन दे रहे हैं, उसको हमें कट करने की जरूरत है। तो मास एट्रोसिटीज कमिटेड इन येमेन, ओबामा सस्पेंडेड द सेल ऑफ आर्म्स। ओबामा से ये स्टार्ट हुआ था, हाउएवर जैसे ट्रंप पावर में आए तो ट्रंप तो एकदम ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप रखते थे, तो ट्रंप ने अगेन इस चीज को अप्रूव कर दिया। बट अगेन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का काफी ज्यादा बड़ा इशू था। और आपको पता होगा अगेन जमाल खशोगी करके एक जो जर्नलिस्ट थे, उनके डेथ के बाद भी काफी ज्यादा अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था यूएस सऊदी के रिलेशनशिप में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिला है, अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द यूएस दैट काइंड ऑफ स्टेटस ऑफ बीइंग द ग्लोबल सुपर पावर, उसमें ऑब्वियस सा बात है थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सारे कंट्रीज आर गोइंग विद दिस पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। कि सऊदी हमेशा से एक तरीके का क्वासी अलायंस में यूएस के साथ रहा है, एक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। बट आज उसको पता है कि वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज उसको पता है कि देयर इज अ चाइना विच इज नॉट द रशिया ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इसलिए आज हम लोग केवल यूएस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू गो विद दिस पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वेयर दे आर ट्राइंग टू कैलिब्रेट रिलेशनशिप विद यूएस एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द चाइना। तो वही आपको मोहम्मद बिन सलमान भी करना चाह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान डिजायर टू टर्न सऊदी अरेबिया इनटू ग्लोबल पावर एंड मेक इट लेस डिपेंडेंट ऑन यूएस। Saudi became a dialogue partner of SCO, Shanghai Cooperation Organization, and seeks membership of BRICS, जो इंडिया पहले से कर रहा है, राइट? तो यही तो इंडिया की खास बात है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी अभी भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस। इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में अगेन हमारी पॉलिसी वही देखी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो दैट्स व्हाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, जो नेहरूवियन लेगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के ऊपर बेस है, दैट्स द सॉफ्ट पावर विच इंडिया हैज, और इसको आज बाकी कंट्री राइज कर रहे हैं। तो देखो किस तरीके से सऊदी इज अगेन ट्राइंग टू बिकम द मेंबरशिप ऑफ एससीओ और ब्रिक्स। और देखो सऊदी एंड चाइना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन। सो सऊदी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रिलेशनशिप अवे फ्रॉम यूएस बाय हैविंग अ गुड रिलेशन विद। एक ये आपको समझ में आ गया कि आज जो रिलेशनशिप है सऊदी का यूएस के साथ, वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि सऊदी को ईरान के साथ मजबूरी में दोस्ती करना, बिकॉज सऊदी को पता है कि कल तक हमें यूएस बचाता था, बट आज हमारे पास बचाने वाला कोई है नहीं। अगर हम ईरान के साथ डील नहीं करेंगे और अगर ईरान चाइना के साथ डील कर लेता है, तब तो हमें और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से सऊदी ने इस पर्टिकुलर डील में रिकंसिडरेशन किया है। बट क्या ये एक ही कारण है कि और भी कारण है? इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो पहला रीजन है हमारे पास इकोनॉमिक रैशनल। इकोनॉमिक रैशनल का मतलब कि सऊदी एमबीएस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक विजन 2030 लाया है, जहां पे सऊदी प्रिंस हैज अंडरस्टूड कि एज ऑफ ऑयल हैज कम टू एन एंड, बिकॉज बाय 2030 मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड हेंस जो ऑयल की हमारे पास एक जो चार्मिंग पीरियड थी, दैट इज गोइंग टू कम एन एंड, एंड हेंस द नीड हैज कम टू डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ। और उसी कॉन्टेक्स्ट में विजन 2030 टॉक्स अबाउट डाइवर्सिफाइंग द ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी, राइट? सेकेंड, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बिकॉज पता है कि अगर सऊदी में, बिकॉज देखो होता क्या कि अगर मान लो इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री में आती है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है,
What options do we have? We can change the government because we live in a democracy. चाइना में अभी तक क्या हुआ है कि चाइनीज गवर्नमेंट हैज एंश्योर्ड द डबल डिजिट ग्रोथ एंड दैट्स व्हाई चाइनीज पीपल हैव नॉट बीन वेरी मच स्केप्टिकल ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए दे डोंट गो फॉर प्रोटेस्ट. बट जस्ट इमेजिन कि जिस दिन चाइना में इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए और चाइना के पास इतना विल नहीं रह पाए कि वो लोगों का ख्याल रख सके, तो क्या उस दिन नहीं समझते हो कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे? और अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या शी जिनपिंग अपना पावर दे देगा और कहेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं किसी और लीडर को बना देता हूं? ऐसा नहीं होगा. इसलिए डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, चेंज इन गवर्नमेंट के थ्रू, पीपल कैन शो देयर रिसेंट. बट इन अथॉरिटेरियन कंट्रीज लाइक चाइना द ट्रांसफर ऑफ पावर इज वेरी डिफिकल्ट. तो यही है कि अगर मान लो कल को सऊदी में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ऑयल की जो हमारे पास एक जो गोल्डन पीरियड खत्म होती है, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और वहां के जो लीडर है एमबीएस, उन्हीं के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे खड़ा हो जाए. इसीलिए आज के रिसेंटली हम देखते हैं कि किस तरीके से सऊदी हैज बीन वेरी मच प्रैग्मेटिक एंड सऊदी इज ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक्स रादर देन ऑन पॉलिटिक्स, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन. सेकेंड, जियोपॉलिटिकल कंपल्शन, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो रशिया, ईरान, चाइना का एक पोटेंशियल एक्सिस बन रहा है और सऊदी को यह पता था. यूएस निकल रहा है लेकिन चाइना का एंट्री हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में. अलाउ ईरान टू एस्केप यूएस सैंक्शंस, ठीक है, बिकॉज अगर मान लो आप सऊदी को ईरान से क्यों बात करें, बिकॉज एक तरफ देख रहे हो ये हमारे पास एक जियोपॉलिटिकल एक्सिस बन रहा है और इस एक्सिस को अगर फ्यूचर में और इमर्ज करवाओगे तो होगा क्या कि ईरान, जिसके ऊपर अभी तक यूएस का सैंक्शन है, अब ईरान के पास ऑप्शन है कि ठीक है भाई तुम सैंक्शन लगाते रहो, हम चले चाइना के साथ ट्रेड करने, हम चले रशिया के साथ ट्रेड करने. अब लोग देखिए किस तरीके से ये सारे कंट्रीज लोकल करेंसी में भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं. तो यहां पे सऊदी को पता था कि अगर हम ईरान के साथ बातचीत नहीं करें और ये चीज और लेट होता है और ईरान फर्दर चाइना और रशिया के साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप बना लेता है, तो ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. थ्रेट फ्रॉम तेहरान, क्योंकि तेहरान में आपको पता है कि जो हमारे पास यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो अभी लगभग 80% है और 90% में वो वेपन ग्रेड हो जाएगा. तो अगेन सऊदी को पता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. साथ ही साथ फिर थ्रेट फ्रॉम येमेन में देखो क्या है, ये येमेन का मैप है जो अभी 2019 में अटैक हुआ था. अब येमेन में देखो क्या है कि शिया सुन्नी दोनों लोग रहते हैं और येमेन के जो नॉर्दर्न येमेन है यहां पे आपका शिया लोग रहता है और साउथ येमेन में सुन्नी लोग रहते हैं. अब देखो येमेन जो है वो सऊदी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर ही सऊदी है और यहां पे हुदी लोग रहते हैं जो ईरान सपोर्टेड है. तो यहां से सऊदी पे अटैक करना बहुत आसान है और अटैक हुआ भी 2019 में सऊदी अरामको के ऑयल फैसिलिटीज की. तो दीज आर द वेरी बिग थ्रेट विच सऊदी अरेबिया इज फेसिंग, राइट, फ्रॉम तेहरान एंड फ्रॉम द. अगर मैं इस पूरे स्ट्रैटेजी ऑफ सऊदी अरेबिया को समराइज करूं तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ टू लेग्ड स्ट्रैटेजी. दो लेग का पहला लेग क्या है कि सऊदी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रिलेशनशिप विद चाइना. व्हाई? बिकॉज चाइना का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद ईरान है वो बहुत बड़ा है और इसलिए चाइना का ईरान का पॉलिसी चेंज करने में जो लेवरेज है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस. बिकॉज ईरान जो है वो चाइना पे अपने इकोनॉमी के लिए बहुत डिपेंड करता है. तो हो सकता है कल चाइना अगर ईरान को कुछ कहे कि यार तुम सऊदी पे मत अटैक करो येमेन से, तो वो हो सकता है कि बात माने. इसीलिए इस चाइना का जो इंफ्लुएंस है, लेवरेज है ईरान पे, उसको सऊदी इज ट्राइंग टू कैपिटुलेट ऑन. नेक्स्ट, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी कैन नेवर फॉरगेट यूएस बिकॉज डिप्लोमेसी विथ नो टीथ हैज इट्स ओन लिमिट. कि ठीक है आप बातचीत करते रहो, लेकिन एट द एंड वो ठीक है सॉफ्ट पावर होगा, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द हार्ड पावर. और जब तक हार्ड पावर नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते. इसलिए कहा गया है कि डिप्लोमेसी विथ नो टीथ हैज इट्स ओन लिमिट. इसीलिए ठीक है एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, हम चाइना के थ्रू ईरान से बातचीत कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आई विल फॉरगेट यूएस, बिकॉज एट द एंड यूएस इज द मेजर बिकॉज 70 to 75% जो सऊदी अरेबिया में इंपोर्ट होता है वेपन्स का वो सारा यूएस से आता है. इसलिए एक तरफ सऊदी इज ट्राइंग टू रीप ऑन द सॉफ्ट पावर दैट इज चाइना का जो इन्फ्लुएंस ऑन तेहरान, एंड ऑन द सेकंड सऊदी इज ट्राइंग टू रीप ऑन द हार्ड पावर विच यूएस प्रोवाइड्स टू इट. तो इसलिए अगेन पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, किस तरीके से ये दोनों कंट्रीज को लेके सऊदी इज ट्राइंग टू फुलफिल इट्स ओन नेशनल, इस पूरे को हम लोग कहते हैं टू लेग स्ट्रैटेजी. कंक्लूजन,
For the time being, Saudi Arabia is choosing to deal with Iran with a detached pragmatism. Although पता है कि यार देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सऊदी ईरान दोनों को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर बनना है. सेकंड, दोनों एक तरफ शिया का लीडर बनना चाहते हैं, दूसरा सुन्नी का लीडर बनना चाहते हैं. तो ये स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रॉब्लम है. तो इससे पता है कि कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है. कोई बहुत बड़ा द हेवेंस विल नॉट फॉल इनटू दिस अर्थ. तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इज चूजिंग टू डील विद ईरान विद अ डिटैच्ड प्रैग्मेटिज्म. एसेंशियली वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम एंड दे कैनॉट गेट रिड ऑफ अस. वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम. सऊदी अरेबिया कैन नॉट गेट रिड ऑफ ईरान एंड ईरान कैन नॉट गेट. तो डिटैच प्रैग्मेटिज्म की प्रैग्मेटिक तो है बट उतना कुछ ज्यादा प्रैग्मेटिक भी नहीं है, डिटैच्ड वे. Based on this logic, Saudi Arabia is relying on the regulated coexistence in the Gulf and a mix of competition and containment in Syria and Iraq. तो सऊदी का यही कहना है कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो चलो, क्योंकि यूएस पर तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं, अब हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा. अब हमारा जो यूएस था वो जा रहा है, अब हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा. इसलिए आओ चलो बातचीत करते हैं. हमें पता है कि तुमसे बातचीत करके ज्यादा फायदा नहीं है, बट बात करके नुकसान भी कुछ नहीं है, तो बात क्यों ना किया जाए. तो इसीलिए सऊदी इज ट्राइंग टू गो विद दिस पॉलिसी ऑफ डिटैच प्रैग्मेटिज्म, इट्स ट्राइंग टू रीप ऑन द चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन द ईरान, एंड ऑन द अदर हैंड इट्स ट्राइंग टू हैव अ गुड रिलेशन विद यूएस टू गेट दैट मिलिट्री सुपीरियॉरिटी. तो ये हम लोग पहला पार्ट पढ़े कि सऊदी के क्या कंपल्शंस थे, सऊदी के क्या कंपल्शंस थे इस पर्टिकुलर डील में आने के. तो इकोनॉमिक रैशनल था, जियोपॉलिटिकल कंपल्शन था, और दो बहुत बड़े थ्रेट थे, एक तेहरान से था और एक आपका ईरान से, यमन से था. तो ये सारे चीजों की वजह से सऊदी हैज ट्राइड टू रिकंसिलिएट, एक अटेम्प्ट किया गया है. अब ये तो समय बताएगा. अब हम लोग अगले लेक्चर में ये बात करेंगे कि ईरान क्यों इस पर्टिकुलर डील में पार्टिसिपेट, चाइना का क्या रोल है, यूएस कहां था. इन सारे चीजों को बात हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तो ये सीरीज में चल रहा है. और इसी तरीके से ये एक लंबा सीरीज होगा. आपको मिडिल ईस्ट को सारा इंफॉर्मेशन सिंपल वे में एक अच्छे से इंटरैक्टिव पीपीटी के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, so that you can again become an aware citizen, because only if you become an aware citizen you can act as a force to bring the change in the society. Otherwise you will end up being an ignorant and there will be no excellence achieved in your entire lifetime. So I hope you like this video. Please like this video, subscribe to the channel, share it to friends. Have a great day and see you again in the next lecture. Jai Hind.